नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की हिंदी की बुक कृतिका भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 इस जल प्रलय में को डिस्कस करेंगे। आपकी कोर्स में 2 NCERT बुक्स हैं, एक ओल्ड NCERT बुक्स और एक नई न्यू NCERT बुक्स। ये आपकी ओल्ड NCERT बुक का चैप्टर नंबर 1 है, कृतिका भाग 1 का, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। चलिए, इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि वह कभी भी बाढ़ का भोगी नहीं बना, यानी उसने बाढ़ की खबरें सुनी हैं, समाचार सुने हैं, परंतु कभी भी बाढ़ का भोगी नहीं बना। उसकी आंखों के सामने कभी बाढ़ नहीं आई। परंतु एक बार बाढ़ उनके इलाके में आती है, यानी पटना, बिहार के पटना में एक बार बाढ़ आती है, तब वो बाढ़ के भोगी बनते हैं। तब वो बताते हैं कि किस तरह बाढ़ आती है या कितने दिनों में बाढ़ आती है, कैसे वो समाचार सुनते हैं और बाढ़ के बारे में पता लगाते हैं कि बाढ़ कहाँ तक पहुँच गई और किस तरीके से उनके शहर में बाढ़ आती है और उस समय वो क्या तैयारियां करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से, सबसे पहले लेखक यहाँ पर अपने गांव के बारे में बता रहे हैं, गांव की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गायें, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो लोग हैं बाढ़ के बारे में कैसे पता लगाते हैं। गायें, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर पता लगाते हैं। यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि इनको देखकर ही बाढ़ का अंदाजा लगाते हैं लोग, क्योंकि गायें, बैल, भैंस, बकरे, ये सब, इनको जब बाढ़ आने वाली होती है तो इनको पहले ही बाढ़ का अंदाज़ा लग जाता है कि बाढ़ आने वाली, तो पहले ही इधर उधर भागने लग जाते हैं, छुपने लगते हैं जब बाढ़ आने वाली होती है। तो इसलिए उनको इस तरह देखकर लोग भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाढ़ आने वाली है। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीति कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि वो जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र रहे हैं वहाँ पर काम करते रहे हैं। कहने का मतलब जहाँ भी इन्हें जो भी खबर मिलती है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ जाकर ये अपनी सेवाएं देते हैं। वहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए खाना पीना, पैसे जो भी है उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब लेकर जाती हैं। और यहाँ पिछले 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये बताया कि वो किस हैसियत से, मतलब क्या बनकर, कभी राजनीतिक कार्यकर्ता, कभी स्वयंसेवक, तो कभी बॉय स्काउट बनकर वहाँ पर जाते रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है। और लिखने की बात आगे देखिए। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। यहाँ पर लेखक अपने बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि हाई स्कूल में उन्होंने बाढ़ पर लेख लिखा है और उस पर प्रथम पुरस्कार भी पाया है। ठीक है। धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। मतलब ये धर्म युग एक कहानी है जो लेखक की है, उसमें उन्होंने बाढ़ से रिलेटेड जो है कहानी रखी है उसके अंदर। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल और आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए। यहाँ पर इन्होंने अपने उपन्यासों के बारे में बताया है। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास है। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल, आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा, ये सारे इनके रिपोर्टाज हैं। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल और मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की, और उनके कुछ उपन्यास भी रहे हैं, उनमें भी उन्होंने बाढ़ जो आती है, कैसे आती है, उनके बारे में, बाढ़ से क्या विनाश होता है, उनके बारे में बहुत चित्र अंकित किए हैं।
किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि मुझे बाढ़ को भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, यानी कि पटना, बिहार के पटना शहर में 1967 में बाढ़ आई थी। जिस समय लेखक भी वहीं पर रहते थे, उस समय उन्होंने बाढ़ को भोगा था। और उस समय कितने घंटे बारिश हुई है देखिए। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। जब 1967 में बाढ़ आई थी पटना में, जब लेखक वहां रहते थे, उस समय लगातार 18 घंटे की अविराम वृष्टि यानी बिना रुके बारिश हुई थी। और पुनपुन क्या है? पुनपुन नदी है, वहाँ की एक पुनपुन नदी है, उसका पानी राजेंद्र नगर में आया पहले, फिर कंकड़बाग में आया, फिर अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। मतलब धीरे धीरे करके बाढ़ का पानी बढ़ता गया। एकदम से बाढ़ नहीं आई पटना शहर में, धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ता गया। उसके बाद अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगी। जब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि बाढ़ का पानी अचानक से नहीं आया, उनको पहले धीरे धीरे समाचार मिलते रहे कि बाढ़ का पानी अब यहाँ पहुँच गया है, अब राजेंद्र नगर में पहुँच गया, अब गोलबाग में पहुँच गया है, धीरे धीरे आया। तो जैसे ही उनको समाचार मिलता रहा, उस समय उन्होंने क्या क्या तैयारियां की वो यहाँ पर बताया है। उन्होंने ईंधन, आलू, जो जो ज़रूरतमंद की चीज़ें वो सारी उन्होंने जमा करनी शुरू कर दी। मोमबत्ती, दियासलाई यहाँ पर माचिस को कहते हैं, पीने का पानी इकट्ठा कर लिया, कंपोज की गोलियां जमा कर रख ली, ये सब चीज़ें इन्होंने जमा करके रख ली ताकि बाढ़ आए तो उस समय जब भागना पड़े तो ये सब चीज़ें लेकर वो भाग सके। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। अब वो खबर सुना रहा है कि धीरे धीरे कैसे पानी आया, पहले कहाँ पहुंचा। सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गया। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से गिर गया है, गोलघर में पानी आ गया है। पटना के गोलघर में पानी आ चुका है। सुबह यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलभर डूबेगी छी। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने वो कॉफ़ी हाउस गए, शहर का हाल मालूम करने। 5 बजे, शाम के 5 बजे निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो रिक्शा वाला भी कहता है कि अब तक तो कॉफ़ी हाउस में भी पानी आ गया होगा, आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। आगे से लेखक कहते हैं रिक्शा वाले को कि पानी कैसे घुस गया है वहाँ पर, वो वही हमने देखना है। साथ में नहीं, मतलब वो बाढ़ का हाल देखने जाए थे, जहाँ जहाँ पानी चला गया है वो कैसे घुसा, वहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब देखने गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ यही है कि उनके एक मित्र है कवि मित्र, साथ में उनको भी लेकर गए। वो भी कवि मित्र है और ये भी कवि हैं, ये दोनों कवि मित्र साथ में गए। जो कवि मित्र के बारे में बताया कि वो कभी मेरी किसी बात से बोर नहीं होती। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, रिक्शा, साइकिल पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। मतलब सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत लोग जा रहे थे पानी को देखने, कोई पैदल तो कोई मोटर पर तो कोई साइकिल पर तो कोई रिक्शा पर। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आया है। मतलब जो लोग तो डूब गए, जो अभी बचे हुए हैं वो ये जानना चाहते हैं, उनको ये जानने की जिज्ञासा है कि पानी अब तक कहाँ पहुँच गया है, पानी कहाँ तक आ गया है। सबको ये जानने की जिज्ञासा, कोई समाचार के माध्यम से जान रहा है, कोई किसी से फ़ोन करके पूछा है, तो कोई कहीं जा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गए हैं। जब वो वहाँ गए, वहाँ से उन्हें पता चला कि फ्रेजर रोड पर आ गया है, यानी फ्रेजर रोड तक पानी पहुँच चुका है। अब मतलब शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक फ्रेजर रोड पर पहुँच गया है, पानी पार कर गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटिल पुत्र,
कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी और बोरिंग रोड का भी कुछ पता नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारा, इसका भी कुछ नहीं पता। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया। अब थोड़ी देर में खबर मिलती है भट्टाचार्जी रोड पर भी पानी आ गया है। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। अब धीरे धीरे खबर मिलती जा रही है थोड़े थोड़े टाइम बाद कि वुमेंस कॉलेज तक पानी आ चुका है। डुबाव पानी है यानी इतना पानी है कि जैसे छाती भर तक का पानी होता है उतना वो डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। तो यहीं पर धीरे धीरे खबर मिलती जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में। अब यहाँ तक आ गया पानी, अब यहाँ तक आ गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, मतलब अभी कॉफ़ी हाउस तक पहुँचे नहीं है, उससे पहले ही उनको रास्ते में इतनी खबरें मिली हैं कि यहाँ तक पानी आ चुका है। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ जाग फेन में उलझा पानी तेज से सरकता आ रहा था। अब रास्ते में उन्होंने पानी आता हुआ देख लिया। इसलिए कॉफ़ी हाउस क्यों बंद था? क्योंकि पानी वहाँ तक उसको कॉफ़ी हाउस वाले को खबर मिल गई थी कि यहाँ तक पानी आने वाला है। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब लेखक अपने कवि मित्र से ये बात कहते हैं कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मृत्यु का तरल दूत आ रहा है, यानी बाढ़ का पानी आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ असफुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। मतलब जब लेखक ने पानी को अपने सामने आते हुए देखा तो वो देखकर वो थोड़ा सा डर गए, उनके हाथ पैर कांपने लग गए और डर के मारे ये शब्द उनके मुंह से निकल गए। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाला कहता है कि चलिए ना थोड़ा और आगे जाकर हम पानी को देखते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनूने भरे स्वर से कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डर के मारे रिक्शा वाले को कहते हैं कि वापस ले चलो, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर गया था। अब रास्ते में वापस आते समय क्या पता चला कि पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर गया है। ये कब पता चला? जब वापस आ रहे थे। ये बातें नोट रखनी है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े थे। मतलब गांधी मैदान में भी पानी आ चुका है। अब पानी कहाँ तक पहुँच गया? गांधी मैदान तक पहुँच गए। गांधी मैदान में जो रेलिंग लगी हुई है, वहाँ पर जितने भी लोग थे पहले से स्थित, जिनको अभी खबर नहीं थी पानी आने वाला है, वो रेलिंग के सहारे वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि पानी मैदान में तो पानी भर गया था। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। मतलब गांधी मैदान एक ऐसा मैदान है जहाँ पर रामलीला के समय, जब दशहरा मनाया जाता है, वहाँ पर दशहरे के समय जब रामलीला होती है, तो वो बता रहे जितनी भीड़ उस समय होती थी उससे कम नहीं थी। मतलब पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी समृद्धियों पर धीरे धीरे गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। मतलब उन्हें गांधी मैदान की मतलब ये याद आई थी यहाँ पर क्या क्या होता है, कितनी भीड़ रहती है। उतनी ही भीड़ अब उस समय थी। हरियाली पर शनय शनय पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। शनय शनय यानी धीरे धीरे पानी को आते हुए देख रहा था, तो वो एकदम उसके लिए नया अनुभव था, क्योंकि बाढ़ का पानी आते हुए लेखक ने कभी देखा नहीं था, ना बाढ़ को कभी भोगा है। इसी बीच वो चाहता था कि मैं बाढ़ को भोगूं। इसी बीच एक अधेड़ मुस्तंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो ये किसने बोला है? एक अधेड़ मुस्तंड गवार ने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे याद रखो कि कौन सा वाक्य थोड़ा बहुत किसने बोला है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप करते जाएंगे। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। क्या कहता है वो? जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। चलिए आगे देखते हैं। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों में सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। यानी पान की दुकान खुली हुई थी, वहां पर लोग किस लिए आते थे? वहां पर लोग समाचार, क्योंकि
उस समय टीवी वगैरह ज़्यादा घरों में नहीं होते थे, एक आधे घर में ही होता, तो वहाँ पर समाचार लगे हुए थे रेडियो पर, जो आकाशवाणी हुई थी उसी को सुनने आ रहे थे लोग वहाँ पर, जिससे पान के दुकान वाले, जो पान वाला है, उसकी भी बिक्री बढ़ गई थी। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है। ये कौन कह रहा है? आकाशवाणी वाले, मतलब जो समाचार सुना रहे हो, समाचार वाले बताएं कि पानी हमारी सीढ़ियों तक आ चुका है, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा, मित्र के चेहरे पर भी आंतक की कई रेखाएं उभरी। लेखक बता रहे हैं कि जो उनके कवि मित्र, उनके चेहरे पर भी आंतक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी अभी वहां आया नहीं था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, मतलब दुकानें जो दूर, घरों से थोड़ी दूर थी, वहाँ पर जो है सामान नीचे से ऊपर लेके जाया जाता, क्योंकि वहाँ पर पानी जल्दी आना था, वहाँ पे आने ही वाला था, इसलिए रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पू पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, क्योंकि घरों तक अभी पानी नहीं आया था, पर सड़कों पर आ चुका था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि वहां पर आकर लोग समाचार सुन रहे थे कि पानी कहाँ तक पहुंच गया। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरें तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठटकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी बातें चारों ओर से उछली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष कोटि की तरह, पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलबार के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी बामाल, मतलब ये जो लोग वहां आपस में बातें कर रहे थे, ये वही बताया गया है। मेन पॉइंट यहाँ पर बस यही है कि इनकम टैक्स, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर जो है छापा मारना चाहिए लोगों के घरों पर, मतलब जिन्होंने पैसा जमा करके रखा हुआ है काला धन, वो उनका अभी बाढ़ आएगी तो वो निकलेगा बाहर, तो इसी टाइम पर इनकम टैक्स वालों को छापा मारना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहा है। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। मैगजीन कॉर्नर कहाँ है? राजेंद्र नगर चौराहे पर, ठीक है। सोचा एक सप्ताह की खुराक, अब वो राजेंद्र नगर पहुंच गए। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं, मतलब एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं, यानी एक सप्ताह के लिए मैगजीन एक साथ ही ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। वो सोचा कि मैं क्या लूं एक हफ्ते के लिए, क्या अब तो दोबारा यहाँ आना हो ना हो, पानी यहाँ तक आ जाए, तो मैं पहले से ही क्या लेके रख लूं। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखा दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। दुकान का जो मालिक है उसका नाम क्या है? कृष्णा। कौन सी दुकान का मालिक? जहाँ पर वो मैगजीन कॉर्नर है, मैगजीन कॉर्नर की दुकान का मालिक का नाम है कृष्णा। चलिए आगे देखिए, एक सेकेंड। किताबों को छोड़कर हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। कहने का मतलब है अब दोनों मित्र अपने अपने घर जा रहे हैं और एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि भाई जो ज्यादा पानी में रहेगा, मतलब जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी में रहने वाले मित्र की सुधि लेगा। मतलब अगर पानी, हम दोनों में से किसी घर में पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई, तो जिसके घर में नहीं आई अभी वो उसका पता लेगा। चलिए, फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलभर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे ए न। ये चलिए आगे चलते हैं। गोलभर के पास जनसंपर्क, ये बस इसने यहाँ पर राजेंद्र नगर में जो लाउडस्पीकर आता है उसके बारे में ही बताया है कि हमारा घर
हमारा फ्लैट इस जगह पे जहाँ पर आवाज़ के सिर्फ 4 बार टकरा कर आती है। गोलभर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अब यहाँ पर जो लाउड स्पीकर वाले हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि रात तक पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर तक घुस जाए। मतलब एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि तैयारी करके रखें। अतः क्योंकि जो लेखक है वो भी राजेंद्र नगर में ही रहते हैं, आप लोग सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, यानी अपनी पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है। उसने गैस का हाल चाल पूछा कि भाई गैस है कि नहीं। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल। मतलब बता रहे कि गैस का क्या हाल है। किरासिन यानी कैरोसिन ऑयल की एक बोतल पड़ी है, कोयला पड़ा है 2 दिन का, और बस कोयला और कैरोसिन पड़ा हुआ है 1-2 दिन का। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। ये कौन बताती है? उसकी पत्नी बताती है। आगे कहता है फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब आ धमके। मैंने कहा, ये किसने कहा? लेखक ने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे, क्योंकि पानी सबसे पहले सड़क पर ही आएगा जहाँ दुकानें वगैरह, दुकानों में सबसे पहले बढ़ेगा पानी, इसलिए जो नीचे का सामान ऊपर किया गया शिफ्ट या फिर हटाया गया। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। मतलब नीचे इनके घर के नीचे, इनके फ्लैट के नीचे जो दुकान थी, उसने क्या किया, बहुत सारे कागज इकट्ठे करके अलाव लगाकर सुलगा दिया। मतलब कागज इकट्ठे करके वो कर दिया, उसको धुआं जला दिए, जिससे धुआं हो गया उनके घर पर। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा एहरा अथवा जनक किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक, रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि मतलब सुनने को आ रहा है कि पानी जो है 1-1:30 बजे तक रात को पहुंच जाएगा राजेंद्र नगर में, जहाँ लेखक रहते हैं। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिक्कियाँ अभी नहीं। कुछ लिखूँ, किंतु क्या लिखूँ? कविता। कंपोज की टिक्कियाँ क्या होती हैं? वो भी जलाने के लिए ही होती हैं। मतलब उससे रोशनी, उसको अगर आप जलाओगे तो उससे रोशनी कर सकते हो, या उससे आग जला सकते हैं कंपोज की गोलियों से। किंतु क्या लिखूं? कविता। शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। ऐसा अब लेखक बैठा बैठा सोच रहा है। अब उसको नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पानी आने वाला है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं भी बाढ़ का भोगी बनूं, कहीं मैं रह ना जाऊं, इसलिए वो सोता नहीं है। उसको चिंता रहती है और वो सोचता है कि मैं, लेखक है वो तो यही सोचेगा कि मैं अब खाली बैठकर क्या करूं, कुछ लिखूं या नहीं। तो ऐसा वो सोच रहे हैं। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेहतरीन दृश्यों की तरह। चलिए आगे। 1947 मनिहारी। अब वो मनिहारी के बारे में बता रहा है। मतलब वो पिछला याद कर रहा है, थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया है, पिछला याद कर रहा है कि 1947 में क्या हुआ था। मनिहारी तब पूर्णिया अब कटिहार जिला, जिसको अब कटिहार जिले के नाम से जाना जाता है, पहले पूर्णिया जिले के नाम से जाना जाता था। मतलब मनिहारी में एक जिला है पूर्णिया जिला, जिसको अब कटिहार जिले के नाम से जाना जाता है। उसके इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी, गुरुजी यानी इनके लेखक के गुरुजी, जिनका नाम है सतीनाथ भादुड़ी, ये याद रखना है, के साथ गंगा मैया के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहल कदमी करके टांगे सीधी कर लें। ये वो पिछला याद कर रहा है। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत ही हर नाव पर पकाही गाव, यानी पानी में पैर की उंगलियां, जब पानी में ज़्यादा देर तक पैर रखो तो उंगलियां सड़ जाती है, तो तब वहाँ पकाही गाव काम आता है। मतलब वो एक दवाई होती है जो लगाई जाती है पैरों पर, उसी का नाम है पकाही घाव। तलवों में भी घाव हो जाता है। की दवा, दियासलाई की डिबिया, किरसन तेल,
रहना चाहिए और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाई गाँव की दवा और दियसलाई मांग होती। मतलब पिछला याद करें, 1947 में भी मनिहारी में से बाढ़ आई थी और ये लोग बाढ़ पीड़ित के क्षेत्र में गए थे नाव पर, वहाँ पर सहायता करने। तो वहाँ रास्ते में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें साथ में रखी थी। 1949 में 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साथ में उन्होंने रिलीफ के डॉक्टर रखे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने बताया था कि उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की है, वही याद करें कि कैसे हमने 1947 में 1949 में कैसे उनकी सहायता की थी। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रही, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ, यानी कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। मतलब यहाँ बता रहे कि वो कुत्ता भी उनके साथ था। मतलब वो जो बाढ़ पीड़ित नवयुवक था वो कहता अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम। तो यहाँ पर कुत्ते के बारे में बताया कि वो कितना वफादार है कि वो देखता है कि अगर उसका मालिक नहीं जा रहा तो वो भी नहीं जाएगा, जहाँ उसका मालिक होगा वहीं पर वो होगा। चलिए फिर चलिए परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी यानी मुसहरों की बस्ती थी। वहाँ पे क्या था, हम राहत बांटने गए, मतलब वहाँ पर थोड़ा पनाह लेने गए, राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं। मतलब जिनके वहाँ जैसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के बाद रात को या जब भी समय मिला उस समय वो वहाँ पर पनाह लेते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। तो वहाँ पर उनको पता चला कि वो भी क्या मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, मतलब मुश्किल से जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है, बलवाही नाच हो रहा है। अब वहीं पर थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने देखा कि एक बलवाही नाच हो रहा है। बलवाही नाच कहाँ हो रहा है, मचान बनाकर स्टेज की तरह एक बलवाही नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर, बलवाही नाच क्या होता है जिसमें लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। घरनी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष जो है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। मतलब वहाँ पर जो नाच हो रहा था, बलवाही नाच एक ऐसा नाच है जिसमें सारे पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, औरतें हिस्सा नहीं लेती हैं। अगर कोई ऐसा दृश्य करना हो जिसमें कोई नृत्य वगैरह हो या कोई एक्टिंग करनी हो तो वहाँ पर पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करते हैं, मतलब वही स्त्री बनकर नाचते हैं और गाते हैं। मतलब इस पूरे बलवाही नाच में पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, वही स्त्री का रोल निभाते हैं, वही पुरुष का रोल निभाते हैं। यह है बलवाही नाच। इस पद के साथ ही ढोलक पर धुत ताल बजने लगा, धागिड़ धागिड़। चलिए आगे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या। मतलब वो कह रहे हैं कि जो बलवाही नाच चल रहा था उस समय, मतलब वहाँ जो लोग थे वो काफ़ी खुश हो रहे थे। क्या इतना जितनी खुशी तो हम रिलीफ बांट कर भी नहीं दे सकते लोगों को। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। अब आपने एक मित्र है, उसका नाम क्या है, भोला शास्त्री, ठीक है। लेखक कहते हैं मुझे भोला शास्त्री की याद आ जाती है बलवाही नाच को देखकर। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको नोट कर लेना। क्यों आ जाती है देखते हैं। यह एक बार, अब वहाँ जाकर भी वो और यादों में खो जाते हैं। यह एक बार 1937 में सिमरनवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय, अब 1937 में कहाँ बाढ़ आई, सिमरनवनी शंकरपुर में। देखिए 1947 में मनिहारी में आई, 1949 में जो वो क्या नाम है लेखक और उनके जो भी मित्र होते हैं जिसको भी साथ में लेकर जाते हैं उनके साथ जाकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हैं। और 1937 में क्या हुआ, सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ आई। उस समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट था। क्या था, बॉय स्काउट। बॉय स्काउट का अर्थ क्या है, बालचर।
गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। मतलब केले का पौधा लेकर उसका ही बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झंझीर यानी जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई। मतलब जो लोग हैं वो वहाँ केले के छिलके का बेला बनाकर क्या कर रहे हैं, काम चला रहे थे। कुछ नौजवान लड़के ऐसे थे, मतलब वो जब बाढ़ आई थी तो इसको डरने की बजाय उसको इंजॉय कर रहे थे। जैसे पहली बार बाढ़ देखी हो, उसको इंजॉय कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। और जो लोग नाव में जा रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनसे नाव भी छीनी थी उन्होंने। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की, अब 1967 की बात चल रही है फिर से, तब क्या हुआ था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में दिखे हुए कश्मीरी का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। मतलब बाढ़ आई हुई थी, लोग डरे हुए थे और युवक युवतियां क्या कर रहे थे, वो एक तरह से उसको इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ये बताया कि आजकल के जो युवक युवतियां हैं वो कैसे बाढ़ को इंजॉय करते हैं, सेल्फी वगैरह लेके या कैसे भी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट्स के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। एस्प्रेसो बना रही थी शायद। क्या बना रही थी? एस्प्रेसो। वो लड़की क्या बना रही थी? नेस्कैफे के पाउडर से एस्प्रेसो। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। मतलब उस समय उस नाव के अंदर जो लोग बैठे थे क्या कर रहे थे यही बताया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरो लाल दुपट्टा मलमल का। हमारे ब्लॉक के पास गोरबाग में गोलंबर नहीं है, ये वैसे गोलबाग है। गोलबाग में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर, एक सेकेंड, चलिए यहाँ से थोड़ा कट है पर कोई कुछ खास नहीं इसमें, चलिए आगे देखते हैं। एग्जिबिशनिज्म तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझदार, ये गाना वगैरह बताइए, हाँ इतना मेन नहीं है, चलिए आगे। 2:30 बज गए हैं मगर पानी अब तक आया नहीं है। अब वो यादों में खो गया था, लेखक यादों से वापस आ चुका है और वह कह रहा है कि 2:30 बज गए हैं, सोच रहा है 2:30 बज चुके हैं मगर पानी अब तक नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया है अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया। ये सब क्यों सोच रहा है लेखक? क्योंकि उसको बाढ़ का भोगी बनना है, उसको देखना है कि बाढ़ कैसे आती है, जब आती है तो क्या होता है। अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, शायद यहाँ कोई दैवी चमत्कार हो गया। वो सोचा कि कोई दैवी चमत्कार हो गया है, यहाँ जो इंजीनियरों का कोई कमाल है कि बाढ़ को उन्होंने रोक लिया है, जो अब तक बाढ़ आई नहीं है यहाँ तक। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, वो सोच रहा है। मतलब पानी गया तो गया कहाँ, क्यों नहीं रहा अभी तक, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, बुझ रही है। सभी जगे हुए कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन कर रहे हैं। उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप, मतलब वहाँ पर जो राम सिंगार की मंडली, वहाँ पर जो लोग मतलब जागे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो वही कहा है कि जो बाहर बैठे हैं वो उसको चुप करा रहे हैं, कुत्तों को जो भौंक रहे हैं। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की फिर से याद आ गई उसे कुछ मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आ गई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। मतलब कुछ मित्र हैं जो जिनके यहाँ बाढ़ का पानी आ चुका है। पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी और बोरिंग रोड के जो मित्र हैं वहाँ पानी आ चुका है। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? यही वहाँ पर पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी और बोरिंग रोड में कौन कौन रहता है उनके जान पहचान का? जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा गांधी, ये नाम याद रखने हैं। पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वो। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। मतलब उसने फ़ोन करने की कोशिश भी की बट फ़ोन भी शायद लगा नहीं, क्योंकि बाढ़ का समय था। उस समय में सारी फ़ोन की लाइन्स वगैरह कट चुकी थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं।
फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में फिर से वो यादों में चला गया। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। अब वो फिर से याद कर रहे अगस्त में, पिछले साल अगस्त में बाढ़ आई थी, यानी 1966 में बाढ़ आई थी। वहाँ पर क्या था, एक औरत खड़ी थी, आसन प्रसवा मतलब वो प्रेग्नेंट थी, वो खड़ी थी और वो टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। और पानी इतना आ गया था कि छाती भर का पानी था। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों की। अब वो बस इतना ही याद करता है इसमें। उसके बाद फिर से सोचता है कि नहीं, बस सब और नहीं याद करना। सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने चेष्टा करूं, उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड। चलिए, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ। अब ये सब वो सोच रहा है। काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं, उजले भेड़ काले भूरे। अब ये गा रहा है मन में ऐसे ये सब। चलिए, घड़ी देखी, यहाँ से देखते हैं। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। अब जो लाउड स्पीकर वाले ने कहा था 5:30 तक पानी आ जाएगा, पर अभी तक पानी आया नहीं। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो, राम सिंगार हो मोहन, रामचंदर अरे हो। अब 5:30 बज चुके हैं, पानी आ चुका है। आंखें मलता हूँ, उठा। सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। अब उसने देखा राजेंद्र नगर में पानी आ चुका है। उसके फ्लैट जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर भी पानी आ चुका है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल, जैसे कॉफ़ी हाउस में पानी आता देखा था वैसे ही उसने अब देख रहा है। अब वो बाढ़ का भोगी बन रहा है। किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से, और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। क्या मोड़? वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है पश्चिम उत्तर की ओर। ब्लॉक नंबर 1 के पास पानी, पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाजू में लहरें नाच लगी। अब पानी आ चुका है जहाँ पर वो रहता है। वही सब यहाँ बताया गया कि पानी अब आ चुका है और वो देख रहा है कि पानी किस तरह आ रहा है। पानी आया तो लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की कलकत रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी। अब वो छत पर जाकर देखने लग गया है कि क्या हाल हो रहा है लोगों का। हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोल भर के गोल पार्क में चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। ओ गेलो। अब वो सोच रहे कि सोन नदी का पानी है या गंगा नदी का पानी है, कौन सा पानी आ रहा है नहीं पता। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंबे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अब पानी का हाल वो देख रहा है, वही बता रहे हैं कि अब कैसे धीरे धीरे सब कुछ डूबता जा रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ कि तो पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा, वो ऐसा सोच रहा है। अब वो कह रहा है काश मेरे पास कैमरा वगैरह होता तो मैं इसको क्लिक कर लेता याद के रूप में। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, अगर रात में आता तो देख नहीं पाता, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोलबार डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। वो यही बार बार सोचा, काश मेरे पास एक मूवी कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं इसको याद के रूप में रख लेता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मतलब कह रहा कलम थी मेरे पास, वो भी अब चोरी चली गई। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। चलिए, सारा कंप्लीट हो गया ये आपका चैप्टर। यहाँ पर बस लेखक ने बताया कि जब बाढ़ आती है तो लोग क्या कैसे तैयारियां करते हैं, किस तरह पानी आता है, धीरे धीरे करके आता है, एकदम से आता है। वो कभी भी बाढ़ का भोगी नहीं बना, तो अंत में अब वो बाढ़ का भोगी भी बन चुका है। जो उसकी इच्छा थी वो उसकी पूरी हो जाती है। और किस किस सन में कौन कब कब कहाँ कहाँ पानी आया, यहाँ पर बाढ़ के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे।
आज से 9th क्लास की हिंदी के चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। अब एक एक चैप्टर साथ में इसके MCQs कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।